शुगर की असली वजह और बिना दवाई इसे जड़ से खत्म करने का अचूक तरीका। जिस माँ ने अपना पेट काटकर बेटे को बड़ा साहब बनाया, उसी बेटे की कड़वी बातों ने माँ की नसों में शुगर का जहर घोल दिया था। जब हजारों की दवाइयां नाकाम हो गईं, तब एक साधारण से पौधे और एक गहरे सच ने बेटे के घमंड को चूर चूर कर दिया। जिस माँ ने अपना पेट काटकर बेटे को बड़ा साहब बनाया, उसी बेटे की कड़वी बातों ने माँ की नसों में शुगर का जहर घोल दिया था। जब हजारों की दवाइयां नाकाम हो गईं, तब एक साधारण से पौधे और एक गहरे सच ने बेटे के घमंड को चूर चूर कर दिया। सुमित्रा देवी के कांपते हाथों में वो छोटी सी सुई थी, जिससे वो रोज सुबह अपनी उंगली में छेद करके खून की एक बूंद निकालती थीं। वो छोटी सी मशीन जिसे उनके बेटे ने शहर से लाकर दिया था, रोज उनके खून में शुगर का स्तर नापती थी। आज फिर मशीन की स्क्रीन पर एक बड़ा सा नंबर चमक रहा था, 380। ये नंबर देखते ही सुमित्रा देवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें अपनी बीमारी से ज्यादा उस तूफान का डर था जो यह नंबर देखकर उनके घर में आने वाला था। तभी रसोई से उनकी बहू रश्मि की झल्लाहट भरी आवाज आई। माँ जी, क्या हो गया आपकी उस मशीन में? आज फिर से आपका शुगर बढ़ गया होगा। मैं तो परेशान हो गई हूं आपके लिए अलग से फीका और उबला हुआ खाना बना बनाकर। घर में किसी और काम के लिए तो समय ही नहीं बचता। बस दिन भर आपकी दवाइयां और आपकी परहेज का ही ध्यान रखना पड़ता है। सुमित्रा देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी डबडबाई आंखें पोंछीं और धीरे से बोलीं, बेटी, मैंने तो कल रात से कुछ खाया भी नहीं है, बस एक सूखी रोटी खाई थी। पता नहीं ये बीमारी क्यों मेरे पीछे पड़ गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। तभी उनका बेटा पुनीत अपना कोट पहनते हुए कमरे से बाहर आया। पुनीत एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था। उसने मेज पर रखी मशीन को देखा और उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माँ, आप जरूर हमसे छुपकर कुछ मीठा खा रही हैं। इतने बड़े और महंगे अस्पताल के बड़े बड़े चिकित्सकों को दिखा चुका हूं। हर महीने 10,000 की दवाइयां आ रही हैं। अगर आप परहेज कर रही हैं तो ये शर्करा का स्तर इतना कैसे बढ़ सकता है? आपको तो बस हमारी जिंदगी को नर्क बनाना है। मेरे दफ्तर में इतना तनाव होता है और घर आते ही आपकी इस बीमारी का रोना शुरू हो जाता है। सुमित्रा देवी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस बेटे को उन्होंने अपने हिस्से का निवाला खिलाकर बड़ा किया था, आज वो उन पर चोरी छुपे मीठा खाने का इल्जाम लगा रहा था। उन्होंने पुनीत के सामने हाथ जोड़ दिए। मेरे लाल, मैं तेरी कसम खाकर कहती हूं, मैंने महीनों से गुड़ की एक डली तक नहीं छुई है। तू मुझ पर विश्वास कर। पुनीत ने झिड़कते हुए कहा, रहने दीजिए माँ, आपकी इन झूठी बातों से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल से मैं आपके कमरे में ताला लगा दूंगा, तभी शायद आपकी ये बीमारी नियंत्रण में आएगी। इतना कहकर पुनीत दरवाजा पटक कर चला गया। सुमित्रा देवी वहीं जमीन पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। उनका शरीर अंदर से खोखला हो चुका था। उन्हें लगने लगा था कि अब मौत ही उन्हें इस दर्द और अपमान से मुक्ति दिला सकती है। मेरे आदरणीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। आज के इस आधुनिक दौर में हमने अपने माता पिता के कमरों को सुख सुविधाओं और महंगी मशीनों से तो भर दिया है, लेकिन उनसे बात करने का, उनके मन का हाल जानने का समय हमारे पास नहीं है। बुढ़ापे में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत प्रेम और अपनेपन की होती है। अगर आप भी मानते हैं कि अपनों का प्यार दुनिया की हर बीमारी को हरा सकता है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही जमीनी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का हिस्सा बने। उसी शाम घर की घंटी बजी। दरवाजे पर पुनीत के स्वर्गीय पिता के परम मित्र वैद्य हरिशंकर जी खड़े थे। वैद्य जी प्रकृति और आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे और एक पास के छोटे से गांव में रहते थे। कई सालों बाद वो शहर आए थे। सुमित्रा देवी की ऐसी कमजोर और पीली पड़ी हालत देखकर वैद्य जी सन्न रह गए। ये क्या हालत बना ली है सुमित्रा भाभी? आप तो पूरे घर को अपने दम पर चलाने वाली महिला थीं, आज इतनी कमजोर कैसे हो गईं? सुमित्रा देवी कुछ कह पाती उससे पहले ही रश्मि ने ताना मारते हुए कहा, क्या करें वैद्य जी, माँ जी को तो शुगर की बीमारी ने जकड़ लिया है। मीठा खाने से बाज नहीं आती, अब हम लोग भी इनका इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं। पुनीत भी दफ्तर से लौट आया था। उसने वैद्य जी को प्रणाम किया और अपनी मां की रिपोर्टों का पूरा पुलिंदा उनके सामने रख दिया। देखिए काका, बड़े से बड़े चिकित्सक हार मान चुके हैं। कोई दवाई इन पर असर नहीं कर रही है। अब आप ही बताइए हम क्या करें? वैद्य हरिशंकर जी ने उन कागजों को छुआ तक नहीं।
उन्होंने सुमित्रा देवी की कलाई पकड़ी और उनकी नाड़ी टटोलने लगे। कुछ देर तक आंखें बंद रखने के बाद वैद्य जी ने एक गहरी सांस ली और पुनीत की आंखों में आंखें डालकर देखा। पुनीत बेटे, शहर की ये मशीनें सिर्फ खून की मिठास नाप सकती हैं, लेकिन ये घर में घुली हुई कड़वाहट को नहीं नाप सकती। तुम्हारी माँ को मधुमेह इसलिए नहीं है क्योंकि ये मीठा खाती हैं। इनकी बीमारी का कारण वो तनाव, वो अपमान और वो कड़वे घूंट हैं जो ये रोज तुम्हारे तानों के रूप में पीती हैं। चिंता और दुख शरीर के अंदर ऐसा झर बनाते हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। पुनीत ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, काका, आप भी कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं। ये एक वैज्ञानिक बीमारी है, इसका भावनाओं से क्या लेना देना। वैद्य जी ने अपनी बात को भारी आवाज में आगे बढ़ाते हुए कहा, विज्ञान भी यही कहता है मेरे बच्चे कि जब इंसान लगातार दुखी और तनाव में रहता है तो उसका शरीर ऐसे तत्व छोड़ता है जो खून में शर्करा को बढ़ा देते हैं। तुम्हारी माँ का शरीर इंसुलिन बनाना इसलिए नहीं भूला है क्योंकि ये बूढ़ी हो गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस घर ने इन्हें खुश रहना भुला दिया है। पुनीत अवाक रह गया। वैद्य जी ने अपने झोले से एक हरे रंग का छोटा सा पौधा निकाला। यह सदाबहार का पौधा है। इसके पत्ते और जामुन की गुठली का चूर्ण मिलकर दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि बनाते हैं। यह बिना किसी रासायनिक दवाई के शुगर को जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन वैद्य जी रुक गए। लेकिन क्या काका? रश्मि ने पूछा। इस औषधि को लेने का एक कड़ा नियम है। सुमित्रा भाभी को रोज सुबह सूरज उगने से पहले नंगे पैर ओस वाली घास पर चलना होगा। और सबसे जरूरी बात, पुनीत, तुम्हें रोज सुबह इनका हाथ पकड़कर इन्हें ये सैर करवानी होगी। पूरे आधे घंटे तक तुम अपनी माँ से सिर्फ उनके बचपन की, उनकी पसंद की बातें करोगे। कोई दफ्तर की बात नहीं, कोई बीमारी की बात नहीं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं दावा करता हूं कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी ये महंगी मशीनें झूठ बोल जाएंगी। दोस्तों, क्या पुनीत अपने दफ्तर और अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकालकर अपनी माँ के लिए ये छोटी सी शर्त पूरी कर पाएगा? कभी कभी हम बाहरी बीमारियों का इलाज ढूंढते रह जाते हैं, जबकि असली बीमारी हमारे व्यवहार में होती है। अगर आपको लगता है कि परिवार का समय और साथ बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकता है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव हमें बताता है कि आज भी समाज में रिश्तों की अहमियत जिंदा है। बिना रुके वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस अद्भुत सफर में मेरे साथ आगे बढ़ें। पुनीत को वैद्य जी की बात एक मजाक लग रही थी, लेकिन हजारों रुपयों के बिल से बचने के लिए उसने और रश्मि ने यह शर्त मान ली। अगली सुबह से पुनीत ने अनिच्छा से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और पास के एक पार्क में ले गया। सुमित्रा देवी के पैर कमजोर थे। वो धीरे धीरे ओस से भीगी घास पर चल रही थीं। पुनीत चुपचाप अपना फोन देख रहा था। अचानक पीछे से वैद्य हरिशंकर जी आ गए। उन्होंने पुनीत का फोन उसके हाथ से ले लिया। पुनीत, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी माँ से बातें करनी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ को यह बीमारी कब से शुरू हुई? पुनीत ने ना में सिर हिलाया। वैद्य जी ने एक ठंडी आह भरी और बोले, जब तुम्हारे पिता का देहांत हुआ था तब तुम सिर्फ 15 साल के थे। तुम्हारे पिता के ऊपर लाखों का कर्ज था। रिश्तेदार मुंह फेर चुके थे। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाना नामुमकिन था। तब इस औरत ने, जिसने कभी घर की चौखट पार नहीं की थी, एक सिलाई की दुकान पर दिन रात काम किया। ये औरत दिन भर मशीन चलाती थी, लोगों की झिड़कियां सहती थी और अपना पेट सिर्फ एक समय की सूखी रोटी खाकर भरती थी ताकि तुम्हारे लिए दूध और फल आ सकें। उसी तनाव, उसी कर्ज की चिंता और उस अकेलेपन ने इनके शरीर को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। तुम्हारी तरक्की के लिए इस माँ ने अपने शरीर की सारी मिठास जला दी। और आज जब तुम बड़े साहब बन गए तो तुम इन्हें एक बोझ समझने लगे। यह सुनकर पुनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो रातें याद आ गईं जब वो परीक्षा के लिए पढ़ता था और उसकी माँ उसके पास बैठकर रात रात भर उसके फटे हुए कपड़े सिलती रहती थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने सालों तक कोई नई साड़ी नहीं पहनी थी ताकि पुनीत की स्कूल की फीस भरी जा सके। पुनीत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार ओस की उन बूंदों के साथ बह गया। वो वहीं पार्क की गीली घास पर अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो मां, मैं कितना अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे उस बलिदान को एक नाटक समझ लिया।
मुझे लगा कि मेरे पैसे ही सब कुछ हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे प्यार का एक अंश भी नहीं चुका सकता। मुझे माफ कर दो माँ। पुनीत बच्चों की तरह बिलख रहा था। सुमित्रा देवी ने कांपते हाथों से अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद से घर का पूरा माहौल ही बदल गया। पुनीत अब रोज सुबह अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें सैर पर ले जाता। वो उन्हें हंसाता, उनके साथ पुरानी यादें ताजा करता। रश्मि ने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया और वो अपनी सास को अपनी मां की तरह प्यार करने लगी। सुमित्रा देवी रोज सुबह वैद्य जी के बताए हुए सदाबहार के पत्तों और जामुन की गुठली का सेवन करती, लेकिन उनके चेहरे पर असली चमक पुनीत और रश्मि के उस प्यार और सम्मान से आ रही थी जिसकी वो सालों से भूखी थीं। ठीक 1 महीने बाद जब पुनीत ने सुमित्रा देवी का शुगर चेक किया तो मशीन पर नंबर था 110, बिल्कुल सामान्य। सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वैद्य हरिशंकर जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा पुनीत, प्रकृति की जड़ी बूटियां तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी औषधि अपनों के प्रेम से बड़ी नहीं होती। तुम्हारी माँ का शुगर किसी दवाई ने नहीं, बल्कि तुम्हारे दिए हुए सम्मान और खुशी ने नियंत्रित किया है। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे बुजुर्गों को हमारे पैसों की नहीं, बल्कि हमारे थोड़े से समय, हमारे प्यार और हमारे सम्मान की जरूरत होती है। मधुमेह या शुगर जैसी बीमारियां केवल गलत खान पान का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस चिंता और तनाव का भी परिणाम है जो हम अनजाने में अपने माता पिता को दे देते हैं। उन्हें खुश रखिए, उनसे बातें कीजिए, फिर देखिए कैसे हर बीमारी उनके शरीर से दूर भाग जाती है। बिना किसी दवाई के प्यार ही सबसे बड़ा उपचार है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके मन में कोई विचार जगाया है, अगर आपको लगा है कि अपनों का साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, तो कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता पिता जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप अपने माता पिता के साथ समय कैसे बिताते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के साथ रहें। धन्यवाद।